नमस्कार साथियों, स्वागत है शेष के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, आजकल देश की जांच एजेंसियां कैसे कार्रवाई करती है। एक खास तरह के वॉशिंग मशीन में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता चला जाए तो उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसको क्लीन चिट भी मिल जाएगा। लेकिन यदि यदि कोई विपक्षी खेमे में है और जब तक विपक्षी खेमे में वो है तब तक उसको कोई क्लोजर रिपोर्ट उसके पक्ष में जाएगी या फिर जांच बंद हो जाएगी, क्लीन चिट उन्हें मिल जाएगी, इसकी संभावनाएं न के बराबर है। जी हाँ, और हाल के वक्त में क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आईटी किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं देश के भीतर, आप देख रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल में है। किस बात पे जेल में? संजय सिंह जेल में है। लेकिन किसी ने ईडी के सामने उनके खिलाफ जाकर के बयान दिया कि अमुक किस्म का भ्रष्टाचार अमुक नेता ने किया, उसके बाद वो जेल के भीतर चले गए, सलाखों के पीछे गए। इसके ऊपर न्यायपालिका भी पीएमएलए के सेक्शन 45 को लेकर के अजीब तरीके से देख रही है, तमाम टिप्पणियां करती हैं, लेकिन उसके आगे टिप्पणियों से आगे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आपसे बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं, हेमंत सोरेन की नहीं, बल्कि वॉशिंग मशीन में जाकर के धुल गए ऐसे नेताओं की। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़कर वॉशिंग मशीन में पहुंच गए एक ऐसे नेता की जो हवाई जहाज उड़ाते थे, पायलट नहीं थे, लेकिन हवाई जहाज उड़ाने वाले मंत्रालय को चला रहे थे, मनमोहन सिंह की सरकार में चला रहे थे, और आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार में लगी थी। सीबीआई ने भी पूछताछ की, ईडी ने भी पूछताछ किया। नाम होता है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के लुहाई माने जाते थे, उनकी पार्टी में उनका दाहिना हाथ माने जाते थे, और यही कारण था कि शरद पवार ने उनको मनमोहन सिंह की सरकार में अपनी पार्टी की ओर से एनसीपी को जो मंत्री पद मिला उसमें शरद पवार ने खुद के अलावा कैबिनेट मंत्री का पद प्रफुल्ल पटेल को दिलवाया और उनको मंत्री बनवाया। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सीबीआई ने और ईडी ने क्या मामला दर्ज किया प्रफुल्ल पटेल के ऊपर? मामला दरअसल ये होता है कि 2006-07 के दौरान जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय हुआ, नेशनल एविएशन का जो यानी ये कहे कि एनएसीएआई का जो गठन हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से चीजें देश में आगे बढ़ी, वो इन विमानों की खरीद भी हुई, किराए पर लिया भी गया कुछ विमान और किराए पे दिया भी गया। और इस पूरे प्रकरण में कथित तौर पर बकौल सीबीआई भ्रष्टाचार, ये मामला क्या होता है और हुआ क्या होता है, ये सारी बात हम स्पष्ट करते हैं। 4 एफआईआर इस मामले में सीबीआई दर्ज करता है, और जब पहली एफआईआर दर्ज सीबीआई करती है तो उसमें क्लोजर रिपोर्ट 19 मार्च को लगाया। कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक खबर होती है, और कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने विशेष अदालत में इस मामले में 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल को विशेष अदालत ने इस मामले पर क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई का समय दिया। बकौल इंडियन एक्सप्रेस खबर आपको बताते हैं, सीबीआई ने दरअसल ये मामला जो दर्ज किया हुआ था प्रफुल्ल पटेल के ऊपर, इसमें यह कहता है कि 2006-07 के दौरान 111 बोइंग विमान यानी 737 और दूसरे विमानों की खरीद हुई, और उन सारे विमानों की खरीद हुई, उसकी डिलीवरी 2-3 साल बाद हुई, 2009-10 के दौरान हुआ। इसी दौरान जो है इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय हो जाता है। कुछ विमान किरायों पर प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं, विदेशी एयरलाइंस को विदेशी रूट पे कुछ विमान अलग तरीके से परिचालित कर दिए जाते हैं, और कुछ तो किराए के ऊपर लिए भी गए। तो ऐसे में किराए पे विमान जो दिए गए और इंडियन एयरलाइंस को जो घाटा हुआ, वो उस दौरान उस पीरियड में 840 करोड़ रुपए का मामला था। और किराए पे विमान उस दौर में लिए गए, ये सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उस दौर में किराए पे विमान ले लिए गए जिस दौर में एयरलाइंस घाटे में थी, और उसका घाटा इस कारण से और बढ़ गया। और इसके पीछे कहा जाता है कि दीपक तलवार नाम का एक व्यक्ति है जो मंत्री का बेहद खास व्यक्ति है, बेहद काफी बकौल सीबीआई का ही कहना है, बकौल ईडी इस दीपक तलवार नाम के व्यक्ति को दुबई से गिरफ्तार भी किया गया, भारत में उन्हें लाया गया। 2019 में उनकी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ भी उससे हुई दीपक तलवार से, और तमाम तरह के बातें उस पूछताछ से बाहर आती है। कहा यह भी जाता है कि जानबूझ करके फॉरेन रूट्स के ऊपर कमाने वाले रूट्स कथित तौर पर विदेशी एयरलाइंस को दिए गए, और जो घाटे वाले रूट्स थे उसके ऊपर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय से, और यह भी उस विलय से पहले जो भी कंपनियां थी उन्होंने अपनी परिचालन किया, और इस सारे परिचालन से काफी भारी घाटा हुई। और ये कथित डील का हिस्सा था जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को और दूसरे को फायदा पहुंचाना
और तो और सरकारी कंपनियों को इंडियन एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया या फिर बाद के दौर में दोनों के मर्जर से बने हुए NAICL उनको जो दोनों मर्ज हुए उससे घाटा उठाना पड़ा। इसके पीछे का असल खेल जो होता है वो क्रोनिक कैपिटलिज्म का होता है, सत्ता की चापलूस पूंजीवाद का खेल होता है। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है इसी मामले के ऊपर, और जिस क्लोजर रिपोर्ट की बात होती है उसके बारे में आपको एक बात और बताते चलें कि जिस समय यह आरोप लगा था प्रफुल्ल पटेल के ऊपर, जब वो विपक्ष में थे, वो तब यूपीए और आज के इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। आरोप लगने के बाद ईडी की पूछताछ के बाद 2019 और 2021 में उनसे दो बार पूछताछ हुई और इन सब कुछ प्रफुल्ल पटेल ने राजनीति से प्रेरित माना। और राजनीति से प्रेरित इस एफआईआर के बाद, इस मामले में पूछताछ के बाद, ईडी के द्वारा की गई पूछताछ के बाद, जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक विपक्षी एकता के नाम पर पटना के भीतर हुआ, बिहार के पटना में, उस बैठक में शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी आए थे। आपको पता होगा कि करीब 8 महीने पहले जुलाई अगस्त 2023 के भीतर जब प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार के साथ शरद पवार की पार्टी तोड़ी, एनडीए के साथ चले गए महाराष्ट्र के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के साथ दलबैया कर करके उनकी पार्टी सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, और अब जब गवैया आपने करिए लिया तो फिर ये स्वाभाविक है या तो मामला वो दबेगा या इस मामले में कोई क्लोजर रिपोर्ट या क्लीन चिट जैसी चीजें आ जाएगी। वही देखने को मिला है। और पूरे प्रकरण के भीतर, पूरे खेल में, इस पूरी कवायद में जो सबसे बड़ी घटना होती है वो ये होती है, जो एएनआई का कहना है कि 15 विमान किराए पे लिए गए, जिसके लिए सरकारी कंपनी उस एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर से बनी कंपनी NACL के पास पायलट तक नहीं था। वो विमान ऐसे पड़े रहा जिस वजह से घाटा और ज्यादा हुआ। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि ऐसे विमानों को लिया क्यों गया था, और यदि घाटा हो गया और उस घाटे के पीछे दीपक तलवार की भूमिका अगर मानी गई, दीपक तलवार को प्रफुल्ल पटेल का खास दोस्त जांच एजेंसियों ने माना, तो घाटा, क्योंकि ऑडिटिंग का मामला है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती है कि घाटा हुआ, और जब घाटा हुआ यानी ऑडिटिंग का ये पूरा मामला सबके सामने जब आ गया, तो फिर क्लोजर रिपोर्ट क्यों आती है? तब तो इसमें सजा होनी चाहिए थी। तब तो प्रफुल्ल पटेल को लालू यादव की तरफ सजा होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के पीछे की मंशा आप खुद ही समझ सकते हैं। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के पीछे राजनीति है। जैसे प्रफुल्ल पटेल के ऊपर एफआईआर दर्ज करना भी एक राजनीति का हिस्सा था। भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, जानबूझ करके घाटा लगाया गया, इन सब चीजों की जांच जब सामने आ गई, उसके बाद यदि वो व्यक्ति उस गठबंधन का हिस्सा बन गया, जिस गठबंधन के बाद जांच एजेंसियों की शायद कमान जो है, क्योंकि वो पार्टी सत्ता में है, तो क्लोजर रिपोर्ट पर लोगों का शक होना, लोगों का संदेह बढ़ना स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन ये शक और संदेह से आगे की राजनीति है। शक और संदेह की आगे लोकसभा 2024 का चुनाव है, और उसमें अजित पवार की पार्टी की जरूरत है। उसमें शरद पवार की पार्टियों को कमजोर साबित करने की एक कवायद है महाराष्ट्र के भीतर। इसमें बाल ठाकरे की, यानी उद्धव ठाकरे की एनसीपी को कमजोर करने की एक आकांक्षा होती है, और इस सब के लिए प्रफुल्ल पटेल जरूरी होते हैं। प्रफुल्ल पटेल क्लीन चिट 15 अप्रैल को उनको क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये विशेष अदालत तय करेगी। लेकिन सीबीआई ने अपनी भूमिका का निर्वाह तो कर ही दिया। एक ऐसी भूमिका का निर्वाह जिसमें 111 बोइंग विमान खरीद होती है, तो बोइंग विमान पड़े रहते हैं, कुछ विमान किराए पे दिए जाते हैं, कुछ महंगे विमान किराए पे लिए जाते हैं। जो विमान लिए जाते हैं उनको चलाने के लायक स्किल्ड पायलट नहीं होते मौजूद। और ये सब खेल जो है, सीबीआई की पहली रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्री की कथित संलिप्तता से, यानी प्रफुल्ल पटेल की कथित संलिप्तता से, लेकिन भला सीबीआई जब 8 महीने पहले इस गठबंधन में आ गए तो संलिप्तता वाली बात क्या दूर चली गई? क्या सीबीआई भूल गई? क्या प्रफुल्ल पटेल अब इस लायक नहीं रहे कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जा सके, कोई सख्त रिपोर्ट तैयार की जा सके सीबीआई के द्वारा? रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित होती है, और राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट के आधार पर इस भारत देश के भीतर सत्ता पक्ष के साथ जब लोग को ढील दी जा रही है, छूट दी जा रही है, और जो लोग साथ आने को तैयार नहीं हैं, उनका हश्र अनिल देशमुख जैसा, मनीष सिसोदिया जैसा, संजय सिंह जैसा और अरविंद केजरीवाल जैसा होता है। लेकिन ये जनता है देश की, उसको ये बात पता है
और आज के दौर में और बेहतर तरीके से देश की जनता को पता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई या कार्रवाई के नाम पर जो धंधा होता है देश के भीतर, वो धंधा केवल और केवल विपक्ष के लिए ही चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने इस पर टिप्पणी कर दिया। एंटोनियो जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है उन्होंने ट्वीट किया, अमेरिका जर्मनी तक ट्वीट किए। कितने लोगों को रोकेंगे, कितने डिप्लोमेट्स को बुला करके उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। डिप्लोमेट्स आप बुला सकते हैं, जनता को बुलाने की जहां तक बात होती है, देश की जनता के बुलाने की बात जब बूथ के ऊपर आती है तो वहां सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं प्रफुल्ल पटेल की तरह अरविंद केजरीवाल और दूसरी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं में सीबीआई, ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां कितनी तत्परता दिखाती है या फिर नहीं दिखाती है। पक्षपात पूर्ण रवैये का यूं ही वो परिचय देती रहती है। देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।